वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। 67 दर्द। अब तक कार्तिक ने वरुण का कॉलर पकड़कर उसे साइड किया और सीधा बैकयार्ड की तरफ चला गया। उसका कोई इरादा नहीं था वरुण के सवाल का जवाब देने का। अब आगे। हालांकि वरुण ने हार नहीं मानी। कार्तिक के पीछे पीछे जाते हुए वरुण बोला, कार्तिक तू कुछ भी कर ले, पर आज मैं तेरी जवानी का राज जानकर ही रहूंगा। कार्तिक ने फिर से वरुण और उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। अब तक वो दोनों बैकयार्ड में आ चुके थे, जहां ढेर सारे गेस्ट्स बैठे हुए थे। उन गेस्ट्स में दुनिया के सबसे अलाइट लोग शामिल थे, कुछ ऐसे लोग भी जिन्हें आमतौर पर देख पाना भी मुश्किल था। कार्तिक को देखते ही सब अपनी जगह से उठ खड़े हुए और सभी ने एक साथ सिर झुकाकर कार्तिक को ग्रीट किया। जवाब में कार्तिक ने एक नजर वहां मौजूद लोगों को देखा और फिर वो सीधा पुरोहित जी की तरफ बढ़ गया। सेंटर में एक बड़ा सा हवन कुंड था। ऐसा लग रहा था मानो वहां कोई कुल गुरु की पूजा नहीं बल्कि महायज्ञ होने वाला हो। पुरोहित जी हवन कुंड के पास ही खड़े थे। उनकी उम्र तकरीबन 60 साल थी। कई हजार सालों से उन्हीं पुरोहित जी का परिवार कपूर फैमिली में पूजा पाठ का काम करवाते थे। कार्तिक ने हाथ जोड़कर कहा, प्रणाम पुरोहित जी। जवाब में पुरोहित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप आ गए यजमान, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। आपके पिता की पुण्यतिथि अगले महीने 14 तारीख को है, तैयारियां करवा लीजिएगा। पुरोहित जी की बात सुनकर कार्तिक ने कहा, जी मैं सब देख लूंगा। पुरोहित जी से थोड़ी देर बात करने के बाद कार्तिक पलटा। पूजा थोड़ी देर में शुरू होने वाली थी और उसे चेंज करने जाना था। जाने के क्रम में अचानक कार्तिक की नजर गेट्स के भीड़ में बैठे एक लड़के पर गई, जो बिना भाव उसे ना जाने कब से उसे घूर रहा था। कार्तिक के कदम रुक गए। उसने उस लड़के को गौर से देखा। ना जाने क्यों उस लड़के की भावहीन आंखों में भी कार्तिक को अपने लिए बेइंतहा नफरत नजर आ रही थी। वरुण, जो कार्तिक से उसकी जवानी का राज जानने के लिए उतावला हुए जा रहा था, उसने बेसब्री से कार्तिक की नजरों का पीछा किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कार्तिक अचानक रुक क्यों गया। कार्तिक जितनी जल्दी घर के अंदर जाएगा, वो उतनी जल्दी उससे उसकी जवानी का राज पूछ पाएगा, वरना ऐसे सबके सामने तो वो कार्तिक से उसकी जवानी का राज पूछ नहीं सकता था। लड़के को देखते ही वरुण ठंडी आह भरते हुए बुदबुदाया, भाई तेरा और तेरे बेटे का टेस्ट इतना सिमिलर क्यों है? तुम दोनों उस बेचारे के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गए हो? पहले ही तुम्हारे बेटे ने उस बेचारे के नाक में दम कर रखा है और अब तुम भी उसे इतनी शिद्दत से घूर रहे हो। आखिर चल क्या रहा है तुम दोनों के दिमाग में? वरुण की बुदबुदाहट भले ही बेहद धीमी थी, मगर उसका हर एक शब्द कार्तिक के तेज कानों से साफ साफ सुना था। कार्तिक ने बिना भाव के कहा, अपनी बकवास को एक्सप्लेन करो। कार्तिक की बात सुनकर वरुण बुरी तरह चिढ़ गया, मगर उसने कार्तिक को जवाब ना देने की हिम्मत नहीं की। भले ही वरुण ढीठ था मगर बेवकूफ नहीं था वह। अपने भाई की क्रूरता का नमूना उसने अपनी टीनेज में ही देख लिया था, जब उसके क्रूर भाई ने लाखों लोगों से भरे एक पूरे आइलैंड को ही उसके आंखों के सामने जलाकर राख कर दिया था। वरुण ने कहा, वह लड़का जिसे तू अभी देख रहा था विवान सिंघानिया है, एपेक्स डायनामिक्स का चेयरमैन, तुम्हारे बेटे का सबसे बड़ा बिजनेस राइवल। लड़का काफी टैलेंटेड है। बहुत कम वक्त में उसने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तुम्हारे जैसे मुकाम हासिल कर लिया था। उसकी लीडरशिप में आज तक एपेक्स डायनामिक्स ने जिस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्वमेंट्स दिखाई थी, वो सारे प्रोजेक्ट्स अंत में उन्हें ही मिले थे, मगर ना जाने क्यों कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कदम रखते ही तुम्हारे बेटे ने एक एक कर उससे सारे प्रोजेक्ट्स छीनने शुरू कर दिए। पिछले एक महीने में तुम्हारा बेटा उससे 50 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स छीन चुका है। मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम्हारे बेटे की कोई पर्सनल दुश्मनी है इस लड़के से, और अब तुम भी उसे देख रहे हो। वरुण की पूरी बात सुनने के बाद और विवान का नाम जानने के बाद कार्तिक ने एक नजर फिर से विवान को देखा, जो अब कुछ पॉलिटिशियंस से बात कर रहा था। कार्तिक तो कुछ पल तक विवान को देखता रहा, फिर वो बगैर कुछ कहे मेंशन के अंदर आ गया। वरुण ने दोबारा उसके पीछे पीछे आते हुए उससे उसकी जवानी का राज पूछना शुरू कर दिया, जिसे कार्तिक ने फिर से नजरअंदाज कर दिया। लिविंग एरिया में आते ही कार्तिक की नजर बेला पर गई, जो आदित्य और अपने छोटे भाई समीर के साथ बातें करते हुए नीचे आ रही थी। लाइट ऑरेंज सिल्क साड़ी में बेला ऐसी दिख रही थी मानो साक्षात स्वर्ग से कोई देवी धरती पर उतर आए हो। उसके काले लंबे सिल्की बाल, जो अक्सर बंधे रहते थे, आज खुले हुए थे। उसकी नाजुक गालों पर पड़ने वाले डिंपल्स किसी भी इंसान को मंत्रमुग्ध कर सकती थी।
चाहे वो इंसान लड़का हो या लड़की। किसी की गहरी नजरें खुद पर महसूस कर बेला ने सिर घुमाकर कार्तिक की तरफ देखा, जो एकटक उसे ही घूर रहा था। कार्तिक की इंटेंस नजरें भांपते ही बेला के कान हल्के गुलाबी पड़ने लगे। वो उन नजरों के पीछे छिपे डार्क इंटेंशन को अच्छे से पहचान रही थी। बेला ने धीरे से अपनी राल ने ली। अपने बेटे और भाई के सामने वो ब्लश करके एम्बारास्ड नहीं होना चाहती थी। बेला ने कहा, कार्तिक जाओ, रेडी हो जाओ, तुम्हारे कपड़े बेडरूम में रखे हुए हैं। बेला की बात सुनकर कार्तिक ने धीरे से अपना सिर हिलाया, फिर वो अपने बेडरूम में चला गया। बेला नीचे लिविंग एरिया में आई। आज हर किसी ने ट्रेडिशन कपड़े पहन रखे थे। आदित्य ने भी मैरून इंडो वेस्टर्न कुर्ता पहन रखा था, जो उसकी मस्कुलर बॉडी पर काफी जच रहा था। लिविंग एरिया में आते ही बेला को कुछ नए चेहरे देखने को दिखे, जो उसके लिए अनजान नहीं थे। बेला ने उन लोगों की तरफ कदम बढ़ाते हुए पूछा, आदि, सब लोग तो आ गए मगर रे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ है वो? बेला के सवाल पर आदित्य बोला, रे ब्रो अभी थोड़ी देर पहले ही ऑफिस से वापस आए हैं, इस वक्त वो अपने रूम में रेडी हो रहे हैं, मैं जाकर उन्हें देखता हूँ। ठीक है, जाओ। आदित्य के जाने के बाद बेला और समीर उन 3 लड़कों के ग्रुप के पास आए, जो कोई और नहीं बेला के चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड्स यानी बिन, निखिल और सैम थे। बेला ने उन तीनों को घूरते हुए कहा, तुम लोग इतने ज्यादा डरपोक होगे मैंने सोचा नहीं था। कार्तिक ने एक बार कह क्या दिया, तुम तीनों में से कोई भी मुझसे मिलने नहीं आया। बेला का ताना सुनकर निखिल धीरे से बोला, सिस्टर बेला, आपका पति शैतान है, उनका क्या भरोसा वो कब क्या कर दे। कहीं मेल मिलाप के चक्कर में हमारी बीवियां विधवा हो जाती, तब हम क्या करते, हमारे बच्चों का क्या होता। निखिल की बात सुनते ही बेला ने पूछा, तुम लोगों के बच्चे भी है? जवाब में निखिल ने बोला, बिल्कुल है, उधर देखिए, वो मेरी बेटी रिबा है और वो बिन ब्रो का बेटा तिमिर है। बेला ने निखिल के बताए गए दिशा में देखा, तो उसे 3 लोगों का एक ग्रुप दिखा, जो काउच पर बैठे हुए थे। उस ग्रुप में एक 12 साल का हैंडसम लड़का था, जो शायद बिन का बेटा तिमिर था, और 2 लड़कियां थी, जिसमें एक लड़की 11 साल की थी, जो शायद निखिल की बेटी रीबा थी, और दूसरी लड़की उम्र में उन दोनों से काफी बड़ी थी। दिखने में भी वो लड़की आम लड़कियों से काफी अलग थी। उसकी सुंदरता को शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता था। उसके आसपास एक खास ऑरा था, जो उसे अलग और मजबूत दोनों बना रही थी। बेला ने पूछा, वो उन दोनों के साथ बैठी बड़ी लड़की कौन है और सैम के बच्चे नहीं है क्या? बेला के सवाल पर निखिल ने कहा, है ना, सैम की एक बेटी है एलेना, पर वो यहाँ नहीं है, शायद बैकयार्ड में गई है, और वो बड़ी लड़की एरा है, अक्षत भाई की बेटी। ईरा का नाम सुनते ही बेला उसे गौर से देखने लगी। चाली से उसे पता चला था कैसे ईरा ने अपने हाथों से अपनी मां यानी समीरा को मारा था। बेला ने बिन से पूछा, ईरा करती क्या है और वो रहती कहाँ है? जवाब में बिन ने कहा, पता नहीं वो क्या करती है और कहाँ रहती है। ये दूसरी बार है जब मैं उसे देख रहा हूँ। पिछले 13 सालों से वो कहाँ थी, कोई नहीं जानता सिवाय बड़े भाई के शायद। पहली बार भी मैंने उसे तब रॉकवेव सिटी में देखा था, जब बड़े भाई ने उसे वहां बुलवाया था। बिन की पूरी बात सुनने के बाद बेला बड़े ध्यान से ईरा को देखने लगी। ऊपरी तौर पर तो ईरा बेहद ही शांत, मासूम और सुलझी हुई लड़की दिखती थी, मगर उसकी सुंदर आंखों में ना जाने कितने ऐसे दर्द और राज दफन थे, जिसने उसे अपनी सगी मां की जान लेने के लिए मजबूर कर दिया। बिन ने उन तीनों को आवाज लगाते हुए कहा, तिमिर, रीबा, ईरा, इधर आओ, मुझे तुम लोगों को किसी से मिलवाना है। बिन की बात सुनकर वो तीनों उठकर उनके पास आ गए और बेला उन सबसे मिलने लगी। इधर आदित्य रेयांश के बेडरूम में आया। रेयांश के अलावा उसके बेडरूम में एक और लड़का मौजूद था, जो रेयांश का हम उम्र ही था। दिखने में भी वह लड़का बेहद ही चार्मिंग था। आदित्य उस लड़के को देखते ही गुस्से में उसके पास आया। लड़का आराम से काउच से टिक कर खड़ा था। आदित्य की अपनी तरफ आता देख लड़के के चेहरे पर कुटिल मुस्कान उभर आई, मानो वह मुस्कान से ही आदित्य का मजाक उड़ा रहा हो। आदित्य ने अचानक उस लड़के के मुंह पर मुक्का मारते हुए गुस्से में कहा, आरव सूरी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रे ब्रो के आस पास आने की? कहा था ना मैंने तुम्हें मेरे रे ब्रो से दूर रहना। मुक्के की वजह से आरव के होठों के कोने से खून निकलने लगा था। आगे क्या होगा जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड। 68 नई अमर। अब तक आदित्य की अपनी तरफ आता देख लड़के के चेहरे पर कुटिल मुस्कान उभर आई, मानो वह मुस्कान से ही आदित्य का मजाक उड़ा रहा हो। अब आगे
आदित्य ने अचानक उस लड़के के मुंह पर मुक्का मारते हुए गुस्से में कहा, आरव सूरी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रे ब्रो के आस पास आने की? कहा था ना मैंने तुम्हें मेरे रे ब्रो से दूर रहना। मुक्के की वजह से आरव के होठों के कोने से खून निकलने लगा था। उसके गोरे गाल भी हल्के लाल हो गए थे। हालांकि इतना सब होने के बावजूद आरव बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था, मानो ये रोज का हो। आरव ने अपने होठों के कोने पर लगे खून को साफ किया। उसके होठों पर अब भी एक कुटिल मुस्कान मौजूद थी। आरव ने अचानक आदित्य के मुंह पर मुक्का मारते हुए कहा, तुझे पता है अनुष्का मिल गई? क्या अनुष्का सच में मिल गई? और क्या रेयांश तो उसके साथ एक रात सोकर भी आ गया? आरव की आखिरी बात सुनते ही आदित्य का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने रेयांश को ऐसे देखा जैसे रेयांश ने कुछ ऐसा महापाप कर दिया हो जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। हालांकि आदित्य बचपन से ही जानता था अनुष्का उसके भाई के लिए स्पेशल थी। उन दोनों के बीच कुछ था। आगे चलकर अनुष्का ही उसके क्रूर भाई की लाइफ पार्टनर बनेगी, मगर उसका पत्थर जैसा भावहीन भाई इतना फास्ट होगा, आदित्य ने ये कभी नहीं सोचा था। आदित्य ने बोला, रे ब्रो, क्या आप सच में, मेरा मतलब? रेयांश ने उसकी बात काटते हुए कहा, बकवास बंद करो, मुझे तुम दोनों को कुछ जरूरी बताना है। रेयांश का कठोर रवैया देख आरव और आदित्य भी सीरियस हो गए और उसकी तरफ देखने लगे। रेयांश ने अपनी वॉच पहनते हुए उन दोनों की तरफ देखा। आदित्य की तरह ही रेयांश ने भी मैरून इंडो वेस्टर्न कुर्ता पहन रखा था, जिसने में वह बेहद ही चार्मिंग दिख रहा था। रेयांश ने कहा, हमारी बेबी गर्ल जिंदा हो सकती है। मैंने तुम दोनों को कुछ AI जनरेटेड फोटो सेंड किया है। वो उसकी बचपन की इमेज के बेसिस पर डिजाइन की गई है। हो सकता है अब वो उन फोटोज की तरह दिखती हो या फिर उससे मिलती जुलती दिखती हो। ध्यान से उन फोटोज को देखना, और अगर तुम दोनों को किसी भी लड़की पर शक हो कि वो हमारी बेबी गर्ल हो सकती है, तो उसका पूरा बैकग्राउंड खंगाल लेना। एक छोटी सी शक या उम्मीद को भी नजरअंदाज मत करना। रेयांश के मुंह से निकला बेबी गर्ल शब्द सुनते ही आरव और आदित्य स्तब्ध रह गए। बचपन से लेकर अब तक रेयांश एक ही लड़की को बेबी गर्ल बोलता था, जो कि बर्तिका थी। मगर बर्तिका तो 14 साल पहले ही मर चुकी थी ना। फिर रेयांश आज अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहा था? आरव ने पूछा, रेयांश, क्या तू इस बात को लेकर श्योर है? क्या हमारी बेबी गर्ल सच में जिंदा हो सकती है? जवाब में रेयांश ने बिना भाव के कहा, नहीं, मैं श्योर नहीं हूं, मगर मुझे मेरे सोर्स से 14 साल पहले हुए उस हादसे के बारे में कई नई बातें पता चली है, और बेबी गर्ल के जिंदा होने पर डैड को भी शक है। रेयांश की बात सुनकर आदित्य और आरव को कंफ्यूजन के साथ साथ उम्मीद की एक किरण भी दिखी। शायद अब वो लोग अपनी बहन को ढूंढ पाएंगे। आदित्य ने गंभीर भाव के साथ पूछा, रे ब्रो, मुझे पूरी बात जाननी है। प्लीज मुझे बताएं, आपको क्या नया पता चला है उस हादसे के बारे में? आदित्य की बात सुनकर रेयांश काउच पर बैठ गया। हालांकि उसे ज्यादा बोलना या फिर चीजें एक्सप्लेन करना पसंद तो नहीं था, मगर इस बार मामला अलग था। रेयांश को आदित्य और आरव का हर एक कंफ्यूजन दूर करना था, ताकि वो दोनों सही तरीके से बर्तिका को ढूंढने की कोशिश कर सके। रेयांश ने कहा, 14 साल पहले साम्राज्य को मॉम और बेबी गर्ल दोनों मिली थी, मगर बेबी गर्ल को उसी वक्त सम्राट के सौतेले भाई सार्थक ने किडनैप करवा लिया था। क्यों करवाया था पता नहीं, मगर ऐसा हो सकता है बेबी गर्ल अब भी जिंदा हो। रेयांश की बात सुनकर आरव और आदित्य के माथे पर शिकन की लकीरें उभर आई। भले ही इस बात से उन्हें उम्मीद की एक किरण तो मिल रही थी, मगर वो किरण तिनके से भी ज्यादा छोटी थी। रेयांश ने आगे कहा, क्या तुम दोनों जानते हो डैड ने अपनी पहचान अचानक दुनिया के सामने क्यों आने दी? रेयांश की बात सुनकर आरव की परेशानी हैरानी में बदल गई। कुछ मिनट पहले तक आरव को लगता था सिक्योरिटी लूप होल की वजह से कार्तिक की पहचान दुनिया के सामने आ गई थी, मगर रेयांश की बातें उसके इस थ्योरी पर मार्क ऑफ क्वेश्चन लगाने का काम कर रही थी। शायद चीजें जैसी दिख रही थी वैसी थी नहीं। हालांकि आरव की तुलना में आदित्य को ज्यादा हैरान नहीं हुई थी। उसे तो आज सुबह ही यह पता चल चुका था कि उसके डैड ने जानबूझकर अपनी पहचान बाहर आने दी, मगर क्यों आने दी, यह अभी तक आदित्य भी ठीक से समझ नहीं पाया था। सिर्फ लेडी ऑफ हार्ट्स को जाल में फंसाने के लिए तो उसके डैड अपनी पहचाना बाहर नहीं लाने वाले थे। आफ्टर ऑल उनकी पहचाना बाहर आने के बाद असर उनकी पूरी फैमिली की सेफ्टी पर पड़ने वाला था। आरव ने संदिग्ध लहजे में पूछा, तेरा मतलब है मामा जी ने जानबूझकर अपनी पहचान दुनिया के सामने आने दी?
वो सिक्योरिटी लूप होल बस एक बहाना था। जवाब देने के बजाय रेयांश ने आदित्य से पूछा, आदि, क्या तुम्हें पता है डैड अचानक लेडी ऑफ हार्ट्स में इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? और उन्होंने रॉकवेव के एक्सपर्ट्स को उसे ढूंढने का मिशन क्यों दिया है? रेयांश के सवाल पर आदित्य ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, मगर तभी कुछ सोचकर उसने अपने शब्दों को निगल लिया। पहले आदित्य को लगता था उसके डैड उस लड़की को इसीलिए ढूंढना चाहते हैं क्योंकि उसकी वजह से उनकी पहचान दुनिया के सामने आ गई, मगर यह बात सरासर झूठी थी। कार्तिक ने अपनी पहचान खुद बाहर आने दी थी। मगर यदि सच में ऐसा था और यदि लेडी ऑफ हार्ट्स की वजह से उसके डैड का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था, तो फिर उसके डैड लेडी ऑफ हार्ट्स में इतनी रुचि क्यों दिखा रहे थे? क्यों उसे ढूंढना चाहते थे? आदित्य ने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे नहीं पता। मेरी जो थ्योरी थी वो कब का गलत साबित हो चुकी है। मुझे नहीं पता डैड लेडी ऑफ हार्ट्स को क्यों ढूंढ रहे हैं, मगर अब मुझे असली वजह जाननी है। आदित्य की बातों में सहमति जताते हुए आरव ने भी सिर हिला दिया। उन दोनों की नजरों में पहले रेयांश दुनिया का सबसे कॉम्प्लिकेटेड इंसान हुआ करता था। उसके एक्शन का कारण समझ पाना उनके लिए मुश्किल हुआ करता था, मगर आज उन दोनों को समझ आ रहा था। इस दुनिया में एक इंसान ऐसा भी है जो रेयांश से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसके एक्शन की वजह समझ पाना उनके बस की बात नहीं थी। रेयांश ने कहा, अगर रॉकवेव को चकमा देना इतना ही आसान होता तो समीरा कब का पूरे रॉकवेव को हथिया चुकी होती। वो लड़की भले ही काबिल है, मगर रॉकवेव की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ कर पाना उसके बस की बात नहीं है। जो काम मैं कभी नहीं कर पाया, वो एक छोटी सी लड़की कैसे कर देगी? असल में डैड को शक है कि लेडी ऑफ हार्ट्स का कनेक्शन द साइलेंट हैंड के फाउंडर के साथ हो सकता है और द साइलेंट हैंड का फाउंडर सार्थक हो सकता है। इसीलिए उन्होंने लूप होल के जरिए लेडी ऑफ हार्ट्स को फंसाने के लिए एक जाल बुना और काफी हद तक वो लड़की उस जाल में फंस भी गई। अब बस देर है उसके पकड़ में आने की। रेयांश की बात सुनकर आरव और आदित्य की आधी शंका खत्म तो हुई, मगर अब भी उनके दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे। आदित्य ने पूछा, रे ब्रो, ये सब तो ठीक है, मगर सिर्फ उस लड़की को ट्रैप करने के लिए डैड ने अपनी पहचान बाहर तो नहीं आने दी होगी। जरूर इसके पीछे कोई और कारण भी है। आदित्य का सवाल सुनकर रेयांश उसे गौर से देखने लगा। उसका छोटा भाई अब कुछ ज्यादा ही समझदार हो गया था। रेयांश ने कहा, तुम जो सोच रहे हो वो सही है। डैड ने 2 वजहों से अपनी पहचान बाहर आने दी। पहली वजह है खुद को थोड़ा वीक दिखाना, ताकि रॉकवेव के जो छिपे हुए दुश्मन है या फिर जिन्हें समीरा ने अपने पीछे छोड़ा है, वो रॉकवेव को कमजोर आंक कर कोई कदम उठाए। चाहे वो कदम सही हुआ या गलत, उनकी एक एक्टिविटी से ही रॉकवेव उन्हें ढूंढकर तबाह कर देगी। रेयांश की बात सुनकर आरव ने पूछा, और दूसरी वजह वो क्या है? जवाब में रेयांश ने कहा, द साइलेंट हैंड का फाउंडर ही सार्थक और वह इंसान है जिसने हमारी बेबी गर्ल को किडनैप किया। यह जरूरी नहीं है, ये बस डैड का शक है। इसीलिए डैड ने अंत में अपनी पहचान भी बाहर आने दी, ताकि जिस इंसान ने बेबी गर्ल को किडनैप किया है उसे पता चल जाए जिसे उसने किडनैप किया है वो रॉकवेव के चेयरमैन की बेटी है, और इस बात का फायदा उठाने के लिए वो इंसान कोई मूवमेंट करे, ताकि उसकी मूवमेंट को ट्रैक करके रॉकवेव उस तक पहुंच जाए। रेयांश की पूरी बात सुनने के बाद आरव ने थोड़ा सोचकर कहा, मगर यह प्लान खतरनाक भी हो सकता है। कहीं वर्तिका की पहचान बाहर आने के बाद वह इंसान उसे कोई नुकसान न पहुंचा दे, और फिर हमें ये भी तो नहीं पता है कि वो इंसान कहाँ है। इतनी बड़ी दुनिया में उसे ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। आरव की बात सुनकर रेयांश ने कहा, बिल्कुल, ये काम मुश्किल जरूर है, मगर रॉकवेव के लिए ये काम उतना भी मुश्किल नहीं है। फिलहाल रॉकवेव के पास हर उस सैटेलाइट का एक्सेस है जो स्पेस से अर्थ की एक्टिविटीज पर नजर रखता है, और यह प्लान थोड़ा खतरनाक जरूर है, मगर इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वैसे भी अगर उस इंसान ने बेबी गर्ल को मारना ही होता तो वो कब का मार चुका होता। उसे किडनैप करने की जरूरत ही नहीं थी। रेयांश की बातें इस बार आरव और आदित्य को भी कहीं ना कहीं सही लगी। कार्तिक के ये प्लान्स भले ही थोड़े रिस्की थे, मगर इनके सक्सेस रेट भी उतने ही थे, और इतने कॉम्प्लिकेटेड प्लान को शायद ही कोई इंसान समझ सकता था। रेयांश ने दोबारा गंभीर स्वर में कहा, डैड अपने हिसाब से उसे ढूंढ रहे हैं, और हो सकता है वो उसे ढूंढ भी ले, मगर हम ऐसे ही हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकते हैं। वो हमारी बेबी गर्ल है, हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं उसे लेकर, इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम दोनों भी अपने पूरे रिसोर्सेज यूज करो उसे ढूंढने के लिए।
भले ही मैंने तुम्हें जो फोटोज भेजी है उसके एक्यूरेसी रेट बहुत ही कम है, मगर फिर भी कोशिश करने में क्या हर्ज है। रेयांश की बात सुनकर आदित्य ने बोला, थमम, कोशिश करने में कोई दिक्कत नहीं है, हम तो उसे 0.00000000001% होप के साथ भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। यहाँ तो इतने ज्यादा होप्स है, हम जरूर कोशिश करेंगे, भले ही वो हमें मिले या ना मिले। रेयांश और आदित्य की बात सुनकर आरव ने कहा, ठीक है, फिर तय रहा, आज के बाद वर्तिका को ढूंढना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। मैं अपने सबऑर्डिनेट्स को अभी इस काम पर लगा देता हूँ, अगर वो इस दुनिया में हुई तो हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे। आरव और आदित्य की बातों पर रेयांश ने इस बार कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ आर्या, जो पिछले 20 मिनट से बाथरूम में बैठी मजे में अपना फोन यूज कर रही थी, उसके फोन पर विवान का एक मैसेज आया। आर्या ने मैसेज ओपन किया। मैसेज में लिखा था, तुम वापस आ रही हो या फिर मैं खुद तुम्हें लेने के लिए वहां आऊं। मैसेज पढ़ते ही आर्या का मुंह सिकुड़ गया। उसे पूजा पाठ से कोई दिक्कत नहीं थी, मगर जो आदमी पूजा कर रहा था उससे उसे नफरत थी। उस आदमी को अवॉइड करने के लिए ही वो पिछले 20 मिनट से बाथरूम में बैठी फोन यूज कर रही थी, मगर अब उसका ये बहाना ज्यादा देर तक काम नहीं आने वाला था। आर्या ठंडी आह भरते हुए बाथरूम से बाहर आई। तभी अचानक किसी ने उसके मुंह पर रुमाल रख दिया और पलक झपकते ही आर्या बेहोश होकर उस इंसान की बाहों में झूल गई। बैकयार्ड, कार्तिक आकार हवन कुंड के सामने बैठ गया। उसकी वी शेप्ड कमर पर सिर्फ ढोंटी लिपटी हुई थी। ऊपर से कार्तिक टॉप लेस था, जिसकी वजह से उसकी जेनु स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। गेस्ट्स एरिया में बैठी लड़कियां उसे देखते ही आहें भरने लगी। अपने सामने बैठे उस आदमी के लिए परफेक्शनिस्ट, हॉट, हैंडसम, सेक्सी, चार्मिंग, अट्रैक्टिव और स्टनिंग जैसे अनगिनत शब्द भी उन्हें कम लग रहा था। आगे क्या होगा जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड। डियर रीडर्स, चैप्टर्स लंबे चाहिए मगर 2 लाइन की कमेंट्स ना लिखो। बड़े स्वार्थी हो भाई आप सब।